नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से संबंधित भर्ती का संपूर्ण जो चर्चा का सार है उसे लेकर आएंगे। बहुत सारे प्रश्न जो है बच्चों के दिमाग में उठ रहे हैं कि सर एग्जाम का जो फॉर्म है वो कब आएगा, एग्जाम में आयु सीमा या एज लिमिट क्या है, पाठ्यक्रम कैसा है, क्या फिजिकल जो है वो टेस्ट से पहले होगा, क्या निगेटिव मार्किंग है ना, आपका फिजिकल किस किस तरह से होगा, महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए क्या अलग अलग कैटेगरी है ना, जो मेडिकल है वो किस प्रकार से होगा। तो इन सारे विषयों को आज हम इस वीडियो पर लेकर आए हैं। उम्मीद करता हूं आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत में दिल्ली पुलिस आपका जो है वो दिल्ली पुलिस ऐसी पुलिस सेवा है जो केंद्र सरकार के अधीन आती है और इस कारण से उसकी महत्वता और उसमें मिलने वाला वेतन और उसमें मिलने वाला जो स्कोप है वो ज्यादा हो जाता है। और इसीलिए जो छात्र हैं वो कोशिश करते हैं कि सेंट्रल आपका या दिल्ली पुलिस में उन्हें तुरंत जो है मौका मिल जाए ताकि वो उसमें आपका जो है अपनी सेवाएं दे सकें। तो दिल्ली पुलिस की अगर बात की जाए दोस्तों, तो देखिए दिल्ली पुलिस का जो सबसे पहला प्रश्न बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि सर फॉर्म कब तक आएगा। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी आपके एक्सपर्ट हैं उन सभियों की अगर राय मानी जाए तो एक अनुमान है कि मार्च 2023 तक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 6000 से ज्यादा पदों की भर्तियां निकलेगी। कब निकलेगा? मार्च 2023 तक लगभग 6000 पदों की भर्तियां निकलेगी। ठीक है। अब सबसे पहला विषय कि सर चरण कितने होंगे, कैसे ये भर्ती पूरी होगी। तो आपको याद रखना है भर्ती का सबसे पहला जो चरण है वो ऑनलाइन टेस्ट से है। किससे है? ऑनलाइन टेस्ट से। आपका कंप्यूटर आधारित क्या होगा, एक टेस्ट होगा जो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का होगा, ऑप्शनल आपके जो है या एक प्रकार से वस्तुनिष्ठ उसमें प्रश्न आएंगे। आपका देखोगे आप तो 100 अंकों के आपके 100 नंबर्स के 100 क्वेश्चन आएंगे, है ना। मतलब हर क्वेश्चन एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और कंप्यूटर बेस्ड होंगे। याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि आप वहां गए तो आपको जो है रिटर्न ओएमआर भरनी पड़ेगी, नहीं, कंप्यूटर बेस्ड आपका पेपर होगा। 100 क्वेश्चन आएंगे और आपका जो है 100 प्रश्न आपके होंगे 100 नंबर के, है ना। अब अगर आप इन्हें बांटेंगे तो देखिए जो सबसे पहला भाग होगा, ए पार्ट होगा या का होगा, वो सामान्य बुद्धिमत्ता और सामयिक विषय जो है, मतलब आपकी जो नॉर्मल इंटेलिजेंसी है, जो देश से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषय हैं, देश विदेश से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषय हैं, वर्तमान जो घटनाएं हैं, जैसे आप देख रहे होंगे अभी 2 दिन से तुर्की और ईरान में आपका भूकंप आ रहा है, तो भूकंप से जुड़ी घटनाएं, तुर्की से जुड़ी घटनाएं, ये वर्तमान घटनाएं हो जाती हैं। तो ये वर्तमान घटनाएं प्लस देश से संबंधित आपके इतिहास, राज्य व्यवस्था, इन सारी चीजों को मिलाकर जो भाग बना है वो आपका जो है क्या है, सामान्य बुद्धिमत्ता और सामयिक। इसमें आपके जो प्रश्न हैं वो आएंगे 50, ठीक है, और उनके अंक रहेंगे आपके कितने? 20, है ना। तो प्रश्न जो है वो 50 रहेंगे और प्रश्नों में जो अंक बांटे गए हैं, जो नंबर्स दिए गए हैं वो कितने हैं? 20 नंबर, ठीक है। दूसरा है तर्क शक्ति भाग 2 या कहा जाए तो रीजनिंग का भाग है। इसमें आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन जो है वो कितने नंबर का है? एक एक नंबर का है, क्योंकि टोटल वेटेज जो है इसका कितना है? 25। कितना है? 25। इसके बाद आपका जो है तीसरा भाग है संख्यात्मक योग्यता या नंबर एबिलिटी, मतलब जो आपका मैथ से जुड़ा हुआ। अभी हम सिलेबस को पूरा चर्चा में लाएंगे, सिलेबस को पूरी तरह से विस्तृत करेंगे। तो आपका इसके या मैथ के अगर देखे जाए तो मैथ के कितने आएंगे? आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, जिनके नंबर कितने हैं दोस्तों? 15। मतलब हर एक क्वेश्चन का एक नंबर है। और अंतिम आपका जो है वो कंप्यूटर फंडामेंटल, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, इंटरनेट से जुड़े ब्राउजर, उन सब का मिलाकर जो चौथा भाग बना है उसके आपके 10 प्रश्न आएंगे और 10 प्रश्न 10 नंबर के हैं। इसका मतलब सबसे ज्यादा प्रश्नों की संख्या किसकी है? आपका जीके वाले पार्ट की, और नंबर सबसे कम है ना। अकेले 50 प्रश्न जीके से आने और नंबर है 20। लेकिन अगर बात की जाए तो आपका रीजनिंग, मैथ और आपके कंप्यूटर को मिलाकर 25, 15, 40 और 10 50 प्रश्न आने हैं। और नंबर अगर देखे जाए तो 25, 15, 40, 10, 50, है ना। तो 50 नंबर 50 क्वेश्चन, मतलब आपको इसमें वेटेज अच्छा देना पड़ेगा। स्कोरिंग यही है और इसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हो। और अब आप स्वयं समझे कि सबसे ज्यादा टफ पार्ट भी कौन सा होगा, ये, क्योंकि इसमें हर एक क्वेश्चन एक नंबर का है। तो आपका जो सिलेक्शन है इसमें तो आपका जो है वो निर्धारित होगा ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये तीनों भाग है क्योंकि हर प्रश्न क्या है? एक नंबर का।
तो आपका टोटल आपको जो टाइमिंग मिलेगा इन सभी के लिए, या कहा जाए तो 100 आपके जो प्रश्न हैं इनके लिए, वो टोटल आपको समय मिलेगा कितना, 90 मिनट। कितना मिलेगा, 90 मिनट। ठीक है, तो आपका जो है 90 मिनट आपको जो है टाइम मिलेगा। आपका जो है यहां पर आपका अगर देखा जाए तो ये आपका 20 गलत आपका एंट्री हो चुका है। यहां पर आप समझिएगा कि ये जो मार्क्स हैं ये 50 ही रहेंगे, है ना। ये टाइपिंग जो है मिस्टेक हो गई है। हर क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा, तब जाकर ये टोटल 100 नंबर होगा। ठीक है, तो अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो ये तो रहा कि सर प्रश्न कितने का होगा। तो देखिए 100 प्रश्न आएंगे, 100 नंबर के आएंगे, 50-50 नंबर के आपका वेटेज है। सबसे ज्यादा जीके का पार्ट है, उसके बाद मैथ, उसके बाद आपकी रीजनिंग और उसके बाद कंप्यूटर। अब अगर देखा जाए तो दूसरा प्रश्न आता है कि सर क्या निगेटिव मार्किंग रहेगी। तो याद रखिएगा बिल्कुल निगेटिव मार्किंग रहेगी। 1/4 निगेटिव मार्किंग रहेगी। कितनी, 1/4 निगेटिव मार्किंग रहेगी। मतलब यदि आप 4 प्रश्न गलत करते हैं तब जाकर एक सही प्रश्न का अंक जो है वो आपका कट जाएगा। मतलब ऐसे समझे कि मतलब आपने 4 प्रश्न गलत कर दिए तो 0.25 जोड़कर एक सही प्रश्न का जो एक नंबर है वो हट जाएगा, है ना। तो इस तरह से करके आपकी नेगेटिव मार्किंग है। अब जो प्रश्न पत्र आएगा वो किस भाषा में आएगा ये भी क्लियर रखना है। जो प्रश्न पत्र है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आएगा। किस में आएगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आएगा। तो पहले आपने देखा 100 प्रश्न 100 अंक, दूसरा नेगेटिव मार्किंग है, तीसरा हिंदी और अंग्रेजी में आएगा और कंप्यूटर आधारित आपका क्या है, प्रश्न। अब जो चौथा प्रश्न सबसे ज्यादा आता है कि सर आयु सीमा क्या है ना, कि सर इसमें हम जो है किस किस आयु तक फॉर्म भर सकते हैं, कैसे कैसे आयु सीमा है। तो देखिए एक सामान्य जो आयु सीमा है वो 18 वर्ष से लेकर कितनी है, 25 वर्ष तक। कितनी, 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक जो भी अभ्यर्थी फॉर्म भरना चाहते हैं, किसका, दिल्ली पुलिस का। अब क्योंकि आपको पता है भारत में अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग सुविधाएं दी जाती हैं, तो एक कॉमन आयु सीमा जो है वो 18 से 25 वर्ष है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अगर आप राज्य स्तरीय खिलाड़ी हैं, स्टेट लेवल के आप जो है खिलाड़ी हैं, तो आपको छूट मिलेगी 5 साल की। मतलब 5 साल आप जो है छूट सीमा का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप तलाकशुदा या विधवा महिलाएं हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, छूट मिलेगी। अगर आप जो है किसी पूर्व दिल्ली पुलिस में सेवारत हैं या किसी सेवारत बच्चे के या सेवारत जो है उसके बच्चे हैं, है ना, उसके परिवार से जुड़े हैं, तो आपको जो है 29 साल तक की लिमिट है। अगर कोई आपका पुराना दिल्ली पुलिस में पढ़ा आपका जो है काम करता था। उसके बाद दिल्ली पुलिस के विभाग में अभी भी आप कार्यरत हैं, उम्मीदवार हैं, मतलब आप काम कर रहे हैं और एससी और एसटी समुदाय से जुड़े हैं, तो आप जो है 45 साल तक जो है आयु सीमा का उपयोग कर सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा कि हो सकता है आपका कोई वर्तमान आपका जो है परिवार वाला दिल्ली पुलिस में काम कर रहा है, ठीक है, आपके परिवार का कोई व्यक्ति, ठीक है, तो उसमें से अगर आप एससी एसटी वर्ग से हैं तो 45 साल तक की जो है आयु सीमा मिल सकती है। दिल्ली पुलिस विभाग में अगर आप ओबीसी के तरफ से काम कर रहे हैं, मतलब आपका जो वर्ग है वो ओबीसी वाला है, तो आपकी जो आयु सीमा है रिलैक्सेशन वो 43 तक आपको मिलेगा। कहां तक मिलेगा, 43 तक मिलेगा। 2 साल कम है आपका एससी एसटी से, लेकिन फिर भी बहुत है, 25 से तो बहुत ज्यादा है ना। इसके बाद दिल्ली पुलिस विभाग में अगर आप सामान्य में कार्यरत हैं, है ना, तो आपके लिए जो है वो 40 साल की आयु सीमा है। अगर आप एससी एसटी से हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन ले सकते हैं और पिछड़ा वर्ग से हैं तो 3 साल का। तो सामान्य अगर देखें तो 18 से 25 की आयु सीमा है ना, और इस 18 से 25 में अगर आप एससी एसटी से हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन ले लें, अगर ओबीसी का है 3 वर्ष का ले लें, और अगर महिलाओं से संबंधित विषय है तो इनमें से कोई आपका एक आयु वर्ग की रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। तो ये तो था चौथा प्रश्न कि सर कौन भर सकता है, क्या मैं भर सकता हूं, मैं 40 का हो गया, मैं 45 का हो गया। तो ये सारी आपके जो उन प्रश्नों का सवाल जो है, जो आपने सवाल किया है उसके सारे जवाब हैं कि भाई अगर आप इनमें से किसी वर्ग से हैं तो छूट मिलेगी, अगर नहीं है सामान्य से भी है और कोई परिवार से जुड़ा है तो भी छूट मिल सकती है। तो ये आपका अगला प्रश्न था। अब इससे आगे बढ़ते हैं। सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम जो सबसे ज्यादा चर्चित होता है, सबसे ज्यादा विवादित भी होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि हाँ ये पढ़ना है और वो पढ़ना चालू कर देते हैं। अब आपको याद रखना है दोस्तों कि अब दिल्ली पुलिस जो है वो जिस तरह से समय आगे बढ़ता जा रहा है, चीजें जो है वो टू द पॉइंट होती जा रही हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक है, क्या क्या पूछा जाएगा। तो एक बार हम सिलेबस पर नजर डाल लेते हैं।
सिलेबस में देखिए जो सबसे पहला आपका पॉइंट है सामान्य ज्ञान और समसामयिक विषय, है ना, या कहा जाए तो इस समय का जो वर्तमान घटनाएं चल रही हैं और जो सामान्य ज्ञान का विषय, कोई विषय का बहुत अधिक ज्ञान नहीं होना चाहिए, एकदम स्पेसिफाई लिखा हुआ है कि एकदम आपका जो है किसी भी विषय पर एकदम पूर्ण ज्ञान आपके पास हो, एकदम विशिष्ट ज्ञान हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सामान्य ज्ञान मतलब एक जनरल नॉलेज आपके पास उस विषय संबंधित का होना चाहिए। अब अगर आप देखेंगे तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंध। अब इसके लिए देखो आपको खुद से समझना है कि सबसे ज्यादा हेटेड है भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका, भारत भूटान, भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश, और इन सब में भी सबसे ज्यादा भारत पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि जब तक आपकी ये वैकेंसी आएगी तब तक एक एससीओ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मीटिंग भारत में बुलाई जाएगी और पाकिस्तान जो है वो भारत आएगा या उनके डेलीगेट्स भारत आएंगे। तो जो भारत में वर्तमान में जो विवादित चल रहे हो उन पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। उसके बाद खेल से जुड़े विषय, भाई क्रिकेट से जुड़े विषय और अन्य टेनिस से जुड़े हुए विषय या अन्य जो भारत में, आप क्योंकि भाई आईपीएल और ये सारे भी बहुत ज्यादा फेमस हैं तो इससे जुड़े विषय। इसके बाद इतिहास, भाई भारत का जो इतिहास है उसका एक सामान्य रूपरेखा, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, कौन कौन बढ़िया राजा थे, उनके समय की कुछ विशेष घटनाएं। उसके बाद संस्कृति, आपका कल्चर, और कल्चर करंट से जुड़ा हुआ, मतलब भाई पोड़म, आपका जो ओणम त्योहार है वो कहाँ मनाया जाता है, पोंगल कहाँ मनाया जाता है, ठीक है, बांस नृत्य कहाँ होता है, ये सारे कुछ आपके जो अभी वर्तमान के जो आपके विषय हैं जो संस्कृति से जुड़ते हैं उन्हें आपको कवर अप करना है। फिर भूगोल, भूगोल की एक सामान्य जानकारी, विश्व भूगोल और भारत का दोनों का आपको देखना है क्योंकि यहाँ पर से भूगोल लिखा है, इसका मतलब वो विश्व और भारत दोनों को कवर अप कर रहा है। आर्थिक परिदृश्य मतलब इकोनॉमिक से जुड़े हुए कुछ आपके सामान्य विषय, जैसे भाई भारत में महंगाई कैसे आती है, महंगाई के लिए बैंक कैसे काम करती है, कौन कौन सी दरों को बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है, आरबीआई कैसे काम करती है, जो इकोनॉमी या अर्थ व्यवस्था से जुड़े जो विषय हैं उनको लेकर देखना है। इसके बाद सामान्य राज्य व्यवस्था मतलब संविधान से जुड़े विषय की भाई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद वो सब लेना है। भारतीय संविधान वो लिखा हुआ है। वैज्ञानिक अनुसंधान मतलब जो अभी भारत सरकार ने नई नई टेक्नोलॉजी विकसित की है, जैसे कुछ दिन पहले अभी आपका जो है आपका जो भारत का आपका हॉल है या कहा जाए तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है ना, उसने एक लाइट आपका जो है व्हीकल बनाया है या लाइट आपकी जो एक हेलीकॉप्टर बनाई है और ऐसा वो बोल रहा है कि 20 साल में हम बहुत ज्यादा बनाएंगे। तो नए नए जो आपके एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, नई जो गन्स बन रही हैं, जो भारत में डिफेंस के लिए जो हथियार बन रहे हैं, उन सबको आप वैज्ञानिक अनुसंधानों में रख सकते हैं। तो यहां से आपके जीके का पार्ट कवर अप होगा। इसके बाद दूसरा है आपका तर्क शक्ति या रीजनिंग। अब रीजनिंग में देखिए आपको समानताएं जो हैं उनके अंतर मतलब चीजें इनमें से कौन सी भिन्न है, वो जो आपका इमेज टाइप का फॉर्म आता है वो पहला है। दूसरा कल्पना, इमेजिनरी, कि भाई मैं यहाँ से उतने किलोमीटर वहां गया, फिर वहां से दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, अब मैं अपने वास्तविक स्थान से कहाँ हूँ, है ना। उसके बाद आपका स्थानिक अभिन्यास, दृश्य स्मृति मतलब कि आपको बोला जाएगा कि भाई आईने के सामने खड़े हैं, ये इमेज कैसे दिखेगी, ये कैसे दिखेगी, है ना। उसके बाद अवलोकन करना, उसके बाद संबंध अवधारणा मतलब ब्लड रिलेशन, भाई ये इसका चाचा है, वो उसका पापा है, ये इसका क्या लगेगा। उसके साथ अंक गणितीय श्रृंखला, भाई आपको नंबर दे दिए जाएंगे कि इसमें से मिसिंग नंबर ढूंढा जाए। उसके बाद आकृति संबंधी वर्गीकरण की आकृति दे दी जाएगी, इसमें से अगली आकृति कौन सी होगी। गैर शब्दिक मतलब विदाउट वर्ड वाली जो आपकी श्रृंखला बनाई जाती है। कोडिंग, डिकोडिंग, है ना। तो ये सारी चीजें आपका जो है, ये सारे पॉइंट या ये सारे आपके टॉपिक जो हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, रीजनिंग के सिलेबस से। उसके बाद मैथ, है ना, संख्यात्मक योग्यता, इसमें सबसे पहले देखिए पूर्णांक, है ना, पूर्णांक क्या होते हैं उन्हें देखना है। फिर दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच का संबंध है। फिर आपके जो अंक गणितीय आपकी जो क्रियाएं हैं मूलभूत, प्रतिशत हो गया, अनुपात, समानुपात, औसत मतलब एवरेज, ब्याज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, ट्रिग्नोमेट्री, टाइम एंड डिस्टेंस, अनुपात, प्रपोर्शन, टाइम एंड वर्क, ये जो है ये सारे आपके क्या हैं मैथ के सिलेबस में। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लीजिए और आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि हाँ ये चैप्टर जो हैं हमें कवर अप करने हैं और ये चैप्टर आपके उस सिलेबस में लिखे गए हैं। तो दोस्तों इन चैप्टर्स का तैयार होना बिल्कुल जरूरी है। एक एक पॉइंट को आपको ध्यान देना है कि हाँ ये पॉइंट हमारा तैयार होना चाहिए क्योंकि एज अ सिलेबस जो है ये यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में देखिए सबसे पहले आपका सिलेबस में जो दिया है वो है
वर्ड प्रोसेसिंग, उसके साथ MS एक्सेल प्लस कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ जो कंप्यूटर का सिस्टम है जिसमें इंटरनेट और बाकी चीजें आ जाती हैं, इंटरनेट, WWE, वेब ब्राउजर, इंटरनेट की सेवाएं, URL, HTTP, ब्लॉग, वेब ब्राउजिंग, ये जितना भी नेट से जुड़ा हुआ विषय, सॉफ्टवेयर, सर्च इंजन, चैट, और अभी आप देखोगे तो जैसे उदाहरण के लिए कि आपका एक नया आपका जो है एक GPT करके आया, एक नया सर्च इंजन आया है, तो ऐसे करके जो नए विषय जुड़ रहे हैं इस इंटरनेट सुविधाओं से, उन्हें भी आपको इस पाठ्यक्रम में पूरी तरह से शामिल करना है और उसे भी तैयार करना है, क्योंकि ये एक इवॉल्विंग सब्जेक्ट है। इवॉल्विंग का मतलब भाई ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये इंटरनेट की दुनिया है, फैलती जा रही है। तो ये सारे विषय आपके जो हैं और वर्तमान को साथ में जोड़ते हुए इन सभियों को आपको क्या करना है, कवर अप करना है, और ये कंप्यूटर का आपका सिलेबस था। अब इसके बाद जब आप प्रथम चरण में इस रिटन एग्जाम को, या ये जो कंप्यूटर डिजिटल आपका एग्जाम है, जब आप इसे क्रॉस कर लेंगे तो उसके बाद फिर आप कहां पहुंचेंगे, फिजिकल में, दूसरी स्टेज में आपका जो है अब आपसे फिजिकल आपका जो है वो देखा जाएगा। अब फिजिकल में भी महिला और पुरुष के लिए अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। अब एक बार देख लेते हैं भाई, फिजिकल में 3 चीजें होंगी, एक तो दौड़ होगा, दूसरी लंबी कूद, तीसरा ऊंची कूद, 3 चीजें होंगी, है ना। एक तो आपकी रनिंग होगी, और एक आपकी जो है लॉन्ग जंप होगी, और एक आपकी हाई जंप होगी। तो ये 3 चीजें होंगी। अब अगर आप देखें तो आप 30 वर्ष तक के हैं, कैटेगरी बांटी गई है। अगर आप 30 वर्ष तक हैं तो दौड़ आपको कितने में कवर कर दी है, 6 मिनट में। कितने में, 6 मिनट में। लंबी कूद जो है वो कितनी है, 14 फीट। कितनी है, 14 फीट। ऊंचाई की बात की जाए या ऊंची कूद की बात की जाए तो 3 फीट 9 इंच। ध्यान से समझिएगा, अगर आप 30 वर्ष तक के हैं, वो कैटेगरी पूरी बताई थी ना मैंने, अगर आप 30 वर्ष तक हैं तो 6 मिनट में दौड़ कर दी है 1600 मीटर की, लंबी कूद कर दी है 14 फीट की, और ऊंची कूद है वो 3 फीट 9 इंच की। अब अगर आप 30 से 40 वर्ष के बीच के हैं तो आपको दौड़ कर दी है, 1 मिनट एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा 7 मिनट में। लंबी कूद 1 फीट कम कर दी जाएगी, मतलब 13 फीट है, और आपकी जो ऊंची कूद है वो 3 फीट 6 इंच कर दी जाएगी, मतलब 3 इंच घटा दिया जाएगा अगर आप 30 से 40 के बीच में। उसके बाद अगर आप 40 से ऊपर हैं, 40 से ऊपर हैं, 45 तक के हैं, तो 40 से ऊपर वालों को दौड़ कर दी है 8 मिनट में 1600 मीटर। लंबी कूद 1 आपकी जो फिट है वो घटा दी गई है, 12 फिट कर दी गई है, और ऊंची कूद जो है उसे और ज्यादा कम कर दिया गया, एक प्रकार से देखा जाए तो 6 इंच कम कर दिया है, 3 फीट 3 इंच। तो ध्यान से समझिएगा, 30 वर्ष तक 6 मिनट में 1600 मीटर, 14 फीट लंबी और 3 फीट 9 इंच ऊंची कूद। उसके बाद 30 से 40 7 मिनट में दौड़ना है, 13 फीट लंबी कूद आपका जो है, और 3 फीट 6 आपका जो है इंच ऊंची कूद। अगर 40 से ऊपर है तो 8 मिनट में दौड़ना है, 12 फीट आपकी लंबी कूद है, और आपका 3 फीट 3 इंच जो है ये ऊंची कूद है। ये तो पुरुष वर्ग के लिए। अब महिला वर्ग का देख लेते हैं। महिला वर्ग के लिए देखिए, अगर बात की जाए तो महिला वर्ग के लिए 30 वर्ष तक की जो महिला है उसके लिए दौड़ का पैमाना उतना ही है, 1600 मीटर। दौड़ जो है उसे कर दी है 8 मिनट में। कितने मिनट में, 8 मिनट में। लंबी कूद जो है वो कम कर दी गई है, कितनी है, 10 फीट। कितनी है, 10 फीट। और ऊंची कूद जो है, हाई जंप जो है वो 3 फीट है। कितनी है, 3 फीट। तो अगर आप महिला वर्ग से हैं तो आपको दौड़ कर दी है 8 मिनट में अगर 30 वर्ष की है, और आपकी लंबी कूद जो है उसे 10 फीट तक कर दिया गया है, और आपकी जो ऊंची कूद है उसे 3 फीट कर दिया है, 0 इंच। अगर आप 30 से 40 हैं तो दौड़ का समय और बढ़ गया है, 9 मिनट कर दिया गया है। 30 से 40 आयु वर्ष की अगर है, लंबी कूद जो है उसे 9 मीटर कर दिया है, 10 की जगह 9 कर दिया है, और ऊंची कूद 2 फीट 9 इंच कर दिया, मतलब 1 इंच घटा दिया है 30 से 40 वाली महिलाओं के लिए। अगर आप 40 से ऊपर हैं दोस्तों, तो 40 से ऊपर में आपकी जो दौड़ का समय है उसे बढ़ाकर 10 मिनट कर दिया गया है। लंबी कूद जो है उसे 8 फीट कर दिया है, मतलब और कम हो गई है, और ऊंची कूद जो है वो आपकी कितनी हो गई है, 2 फीट 6 इंच। तो ये याद रखिएगा, ये महिलाओं के लिए है। किसके लिए है, महिलाओं के लिए है, और 3 वर्ग में बांटा गया है। अब आगे अगर देखें हम तो यहां से अब तीसरे स्टेज में, अब जो लोग इस फिजिकल को क्रॉस कर लेंगे, किसे,
फिजिकल को क्रॉस कर लेंगे तब वो तीसरे स्टेज में पहुंचेंगे, और जब वो तीसरे स्टेज को पार कर लेंगे तब वो फाइनल स्टेज में पहुंचेंगे। मतलब 3 चरण हैं। पहले डिजिटल आपका एक पेपर होगा 100 नंबर का, 100 क्वेश्चन का, 90 मिनट मिलेंगे। फिर आपका फिजिकल होगा एकदम क्लियर। कई बच्चों के दिमाग में ये था कि सर फिजिकल पहले होगा टेस्ट बाद में, या पहले टेस्ट होगा फिजिकल। तो एकदम क्लियर रखिएगा, पहले टेस्ट होगा फिर फिजिकल होगा, और फिजिकल होने के बाद जब आप उसमें क्वालिफाई कर जाएंगे तब आपका मेडिकल होगा तीसरा चरण। अब मेडिकल में कहा गया है सबसे पहला कि आपका स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। दूसरा, बीमारी से मुक्त होना चाहिए, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, बहुत खतरनाक बड़ी कोई बीमारी नहीं होना चाहिए। तीसरा, आंखों की जो दृष्टि है, जो आई विजन है, वो 6/12 होना चाहिए। मतलब एकदम फिक्स जो है, एकदम अच्छी आंख होनी चाहिए, 6/12 होनी चाहिए। और इस संबंध में मेडिकल में किसी भी श्रेणी को कोई डिस्काउंट या छूट नहीं है। याद रखिएगा, कई लोग बोलते हैं सर जैसे फिजिकल में अलग अलग आयु वर्ग बटा है, तो क्या इनके लिए भी कोई ऐसा क्राइटेरिया है क्या? अलग अलग है, 30 के लिए 30 से 40, 40 से ऊपर के लिए। तो एकदम क्लियर कट है कि मेडिकल जो है उसके लिए किसी भी प्रकार से, किसी भी वर्ग के लिए, किसी भी आयु वर्ग के लिए, किसी भी सामाजिक जातीय वर्ग के लिए कोई छूट नहीं है। और जब आप इस तीसरे चरण को जो है पार कर लेंगे तब आप फाइनली दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल पद में आ जाएंगे, और तब जो है आप पूरी तरह से अपना नाम आगे बढ़ाएंगे और दिल्ली पुलिस को अपनी सेवाएं दे सकते हैं, और आप जो है समाज में कुछ अपना योगदान कर सकते हैं। तो ये था विस्तृत सिलेबस आपका जो है। और आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज ये है कि द डिग्निटी के प्लेटफॉर्म में हम बहुत जल्द दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए एक प्रॉपर बैच प्रारंभ करने वाले हैं, जिसमें आपको जीके, रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर की विषय विशेषज्ञ टीचरों के द्वारा हमारी एक प्रॉपर टीम बनाई जा रही है। उस प्रॉपर टीम के द्वारा आपको सारे आपके जो ये सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्टों के एक एक आपके जो पॉइंट हैं उन्हें डिलीवर किया जाएगा। तो हमसे जुड़े रहिए और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि बैच कब से स्टार्ट हो रहा है। वो यूट्यूब में बैच स्टार्ट होगा और टोटल एकदम प्रॉपर बैच स्टार्ट होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, यूजफुल लगता है, तो आप इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर सकते हैं जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।